हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास की हिंदी की एनसीईआरटी की पुस्तक, जो सिटीज़ नाम से है हमारे सिलेबस में। क्योंकि एचटेट पीजीटी में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें एनवीएस केवीएस में 9 to 12 पीजीटी में ज़रूर आती है। तो आज हम उसी से शुरुआत कर रहे हैं। हमारी पुस्तक का नाम है सिटीज़, जो नाइन्थ क्लास में लगी हुई है हिंदी की। तो क्षितिज का मतलब होता है एक ऐसी आभासी रेखा जहाँ पर हमें आकाश और धरती मिले हुए दिखाई देते हैं। तो एक आभासी यानी कि जिसका हमें केवल आभास होता है, कि ऐसा लगता है कि एक जगह पे ये आकाश है, धरती से मिला हुआ होगा, पृथ्वी से मिला हुआ होगा। तो जब मैं छोटी थी मैं यही सोचती थी कि कोई ऐसी जगह ज़रूर होगी, जैसे दूर से देखने से लगती थी कि वहाँ ना बहुत दूर तक ऐसा होगा, दूर जाके, कि जो ये आकाश है ना ये पृथ्वी से मिला हुआ होगा। मैं ऐसा सोचती थी, लेकिन बाद में पता चला ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता है। तो क्षितिज का मतलब होता है एक ऐसी आभासी रेखा जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो आज हम उसी का पहला लेसन गद्यखंड में से कर रहे हैं, प्रेमचंद का जो दो बैलों की कथा है। तो देखिए, प्रेमचंद का आज हम जीवन परिचय करेंगे। उससे पहले हम ये कर लेते हैं, जो ये कोटेशन दी हुई है, पंक्तियाँ, वाक्य, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। भले ही एस्टेट में ना भी आए, लेकिन हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो क्योंकि अब एचपीएससी लेती है, जो प्री एग्ज़ाम होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो काफ़ी कफ कंपटीशन रहता है। तो उसी के लिए हमें अभी से तैयारी करनी है, क्योंकि एस्टेट की अगर हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे, अच्छे से लिटरेचर पढ़ लेंगे, व्याकरण अच्छे से पढ़ लेंगे और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हमें एचपीएससी जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है तो वहाँ हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। तो देखिए, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। तो गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, ये किसकी पंक्ति है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावाद के कवि है। छायावाद के एक कवियत्री है, 3 कवि हैं, 4 स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रणेता माने जाते हैं, और सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं। महादेवी वर्मा सॉरी दोस्तों, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये मुक्त छंद के भी कवि है। मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आगे है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यानी कि गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे ज़्यादा संभव, सबसे अधिक संभव। ये किसने कहा? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में जो लिखी गई है। तो उन्होंने जो वह पुस्तक है उसमें ये जिक्र है, रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। क्या आपसे पूछा जाए कहानी क्या होती है? कहानी एक ऐसी रचना होती है जिसमें जीवन का कोई एक पार्ट होता है, और उसी पार्ट को ही दर्शाना लेखक का मुख्य उद्देश्य होता है। उसकी चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को ही पुष्ट करते हैं। इनकी जीवन को कोई एक अंग, पूरे जीवन का वर्णन उसमें नहीं होता है, जीवन का कोई एक पार्ट पकड़ लेती है, उसकी शैली, उसके चरित्र, उसकी कथा, वो सभी देना एक लेखक का उद्देश्य रहता है। किसमें? कहानी में। ये किसकी लाइनें? प्रेमचंद की। आगे है रैल्फ फॉक्स की, अच्छा गद्य लिखने की कला, चीज़ों को उनके सही नाम से पुकारने की कला। ये किसने कहा है? रैल्फ फॉक्स। तो ये सब हमें अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऐसी पंक्तियाँ आ सकती है और पूछी जा सकती है। अब नहीं तो एचपीएससी जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें ज़रूर पूछी जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद काफ़ी इम्पोर्टेंट लेखक है, उपन्यास सम्राट ये रहे हैं। तो एनवीएस, केवीएस, एचटेट, आजकल तो बल्कि जो सीटी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी प्रेमचंद का थोड़ा बहुत ऐसा आ सकता है। तो देखिए, प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में
बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। बनारस कहाँ है? यूपी में। उनका मूल नाम धनपत राय था, यानी कि जो उनका सही नाम था ना वो धनपत राय था। प्रेमचंद का ये प्रेमचंद तो इनका नाम क्या बाद में पड़ा। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए, अर्थात ये लिखने में जुट गए। और सन 1936 में इस महान उपन्यासकार कहानीकार का निधन हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। बहुत सारी कहानियां हैं। पूस की रात है, दो बैलों की कथा है, बहुत सारे कफन है, बहुत सारी इनकी क्या है कहानियां। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, इनके क्या है उपन्यास है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके उपन्यास भी पूछे जाते हैं। और इनकी कहानियां कितने भागों में है? मानसरोवर के 8 भागों में क्या है संकलित है। कितने भागों में है? 8 भागों में। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। जैसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है, कोई कहानी उठा के उसमें रख दी और वही वही क्या आंसर होता है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। 3 पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया है, हंस, जागरण और माधुरी। हंस, जागरण और माधुरी। इनके नाटक भी है, करबला है, संग्राम है, प्रेम की वेदी है। ये 3 क्या है इनके नाटक है। 3 ही नाटक इन्होंने लिखे हैं। कथा साहित्य के अलावा प्रेमचंद ने निबंध और अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। ये नहीं है कि केवल कहानी लिखी है, निबंध और अन्य जैसे उपन्यास अच्छे इन्होंने लिखे हैं। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। वो सोचते हैं अगर हमें समाज में परिवर्तन लाना है तो साहित्य के द्वारा ही हम उस परिवर्तन को ला सकते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया उसकी अभिव्यक्ति उसके कथा साहित्य में मिलती है। तो प्रेमचंद भाई ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने समाज का चित्रण कहाँ किया है? अपने साहित्य में। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एस्टेट पीजीटी में आ सकते हैं कि उनकी रचनाओं का मूल विषय क्या है। जैसे दे दिया किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन, और एक कोई और दे दिया। वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं है। तो इस तरह की जो लाइन है वो हमें अच्छे से पढ़नी है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है और उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। तो हमारे जो पाठ्य पुस्तक में है, जो सीटीज 9th क्लास की हिंदी की पुस्तक है, उसमें पहला ही लेसन है दो बैलों की कथा। उसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज रूप में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि उस समय जब ये कहानी उन्होंने लिखी उस समय भारत क्या है? गुलाम था। तो भारतवासियों को संदेश देना भी उनका उद्देश्य रहा है कि हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष हमें करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो कल हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। आप पढ़ के आइए दो बैलों की कथा, इसमें से मैं एमसीक्यू करवाऊंगी। और आज से हमने अपनी तैयारी एस्टेट पीजीटी हिंदी की तैयारी शुरू कर दी है। एस्टेट जो पीजीटी हिंदी की तैयारी, जिसमें हमारी एनसीईआरटी रहेगी और लिटरेचर रहेगा, व्याकरण रहेगी। तो इस सबसे पहले हम कुछ एनसीईआरटी कर लेते हैं जल्दी। कल मैं दो बैलों की कथा से क्वेश्चन लेके आऊँगी ऑप्शन टाइप, तो आप भी पढ़ के आना और फिर देखना आपका स्कोर कितना जा रहा है और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं पीवाईक्यू भी आपको करवाने वाली हूँ। मुझे थोड़ा कम टाइम मिलता है यहाँ यूट्यूब पे आने का, लेकिन कोशिश करूँगी आज से मैं डेली यूट्यूब पे आऊँ, आपके लिए काम करूँ एनसीईआरटी को लेके, लिटरेचर को लेके और ग्रामर को लेके। क्योंकि जो अब एस्टेट होना है 2025 में, तो इसके बाद वैकेंसी ज़रूर आएंगी पीजीटी हिंदी की
टीजीटी हिंदी की भी आएगी, पीजीटी हिंदी की भी आएगी, क्योंकि कई सालों से टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी नहीं है। 2024 में जो वैकेंसी आई वो केवल मेवात कैडर में आई है, आरओएच में नहीं आई। तो वहाँ आपका जो आरओएच है, तो आरओएच में वैकेंसी आ सकती है, मेवात कैडर में भी आ सकती है। तो अगर आप एचटेट की अच्छी सी तैयारी कर लोगे तो आपको स्क्रीनिंग और मेंस और इंटरव्यू में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो वो और मजबूत हो जाएगी, और अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हो तो अपनी बुक उठा लो और आज से अपनी तैयारी शुरू कर दो। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, थोड़ी सी भी ये लगे कि अच्छी वीडियो है, हमारी हेल्प हो सकती है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।